नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट के जरिए सामान ऊपर ले जा रहे थे। इसी दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। हादसे वाली इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है। इसका नाम एस्पायर 2 है। यहां जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मृतकों को निकाला और घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी खबर गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद से एक इमारत की लिफ्ट गिरी, 7 लोगों की मौत। ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर है। 7 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सुबह करीब 9:30 बजे बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। 9वीं मंजिल पर इमारत की बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था। मजदूर लिफ्ट के जरिए, जो लिफ्ट आपने देखा होगा कई बार निर्माणाधीन इमारतों में एक टेम्परेरी लिफ्ट बनाई जाती है, उस तरह की लिफ्ट थी। उस लिफ्ट से के जरिए सामान ऊपर ले जा रहे थे। 9 मंजिल की इमारत थी। 7वीं मंजिल पर जैसे ये लिफ्ट पहुंची, 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूटी और धड़ाम से नीचे 8 मजदूर सवार थे इस लिफ्ट में उस वक्त पर जब यह हादसा हुआ। इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है। इस इमारत का नाम एस्पायर 2 बताया जा रहा है। जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। 8 मजदूर सवार थे, 7 लोगों की मौत। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर गुजरात के अहमदाबाद से। और एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसे की सूचना है। मंडी तहसीलदार शहजाद लतीफ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुंछ के सवजियान इलाके में मिनी बस की सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सेना द्वारा बचाव अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यह हादसा हुआ आज सुबह। भीषण सड़क हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत। बताया जा रहा है 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना द्वारा बचाव अभियान जारी। उपराज्यपाल ने मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में जिन साधुओं को बेरहमी से पीटा गया था वे सभी पंचदशनाम अखाड़े के साधु थे। महामंडलेश्वर गर्वगिरी महाराज और उनके शिष्य तीर्थ यात्रा पर थे। इन साधुओं की पुलिस की वजह से जान बची, लेकिन वापस मथुरा लौटा दिया गया। साधुओं ने किसी भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस ने बताया कि पंढरपुर जाते वक्त स्थानीय लोगों ने इन्हें रोका। सवाल पूछने पर ये लोग भाषा के चलते एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। इसके बाद ही लोगों को शक हुआ कि सभी बच्चा चोर हैं। इसके बाद इनकी पिटाई शुरू कर दी गई। साधुओं को लोगों ने डंडों से पीटा। मौके पर पुलिस भी पहुंची। इस दौरान भी लोगों ने साधुओं को जीप से निकालने की कोशिश की। सांगली में जो मारपीट का मामला और साधु संतों के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, वह बहुत ही दुखद, दर्दनाक है। उसकी जितनी निंदा करें, आलोचना करें, वह कम है। पर केवल आलोचना करके ये वर्तमान सरकार नहीं रुकेगी। ये साधु संतों का सम्मान करने वाली सरकार अब महाराष्ट्र में है। हमारे लिए वे श्रद्धेय है।
जो दोषी है, जिन्होंने हमारे साधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और भविष्य में महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है, इस प्रकार की कोई घटना न घटे, इसकी भी पूरी इसका हम ध्यान रखेंगे। आज सांगली में सुबह सुबह 4 साधुओं की निर्मम पिटाई का जो मामला सामने आया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किस राज्य में रह रहे हैं? हम किस सरकार में हैं? ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, और एक तरफ सांगली में हमारे संतों की भूमि पर साधुओं की पिटाई का मामला सामने आता है। कितने भाजपा के नेता वहां जाएंगे? कितने भाजपा के एमएलए वहां जाएंगे? गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को राज्य के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए कमल का दामन थाम लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल करवाया गया। बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं वो हैं दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दिलीलाह लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सेक्विएरा और रुडोल्फ फर्नांडिस। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक है, तो वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस के 8 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। $200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची। जैकलिन को मामले में समन कर बुलाया गया था। अब बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन हाजिर हुई। जानकारी के अनुसार जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। जैकलिन ने ईओडब्ल्यू के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए हैं और अब एक कमरे में उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। इस दौरान जैकलिन को पिंकी ईरानी के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस के लिए तैयार की सवालों की लंबी लिस्ट है। सभी सवाल ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस के रिश्ते और उससे मिले गिफ्ट पर होंगे। उससे यह भी पूछा जाएगा कि पहली बार सुकेश से कैसे और किसके जरिए संपर्क में आई, उस दौरान कितनी बार सुकेश से मिली या फोन पर संपर्क किया, जो गिफ्ट जैकलिन ने हासिल किए थे वो गिफ्ट लेने की शुरुआत कब और कहां से हुई और किसके जरिए ये गिफ्ट मिलने शुरू हुए थे। जैकलिन फर्नांडिस लीना के संपर्क में कैसे आई और कितनी बार वो उनसे मिली थी। साथ ही ईओडब्ल्यू ने पिंकी ईरानी को भी जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। उन्होंने सुकेश को जैकलिन फर्नांडिस से संपर्क करने में मदद की, वो उन दोनों को जानती थी। सोनाली की मौत का रहस्य गहरा गया है। गोवा पुलिस को कत्ल की वजह की अब तलाश है। सोनाली की मौत का रहस्य गहराया। गोवा पुलिस को अब भी कत्ल की वजह की तलाश। साजिश के पीछे का मकसद आखिर क्या? सोनाली फोगाट की मौत को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तफ्तीश में सोनाली को ड्रग्स के ओवरडोज देने की बात सामने आई और इस ड्रग्स के ओवरडोज को देने के जुर्म में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना सब होने के बाद भी सोनाली की मौत का रहस्य जस का तस बना हुआ है। सोनाली की हत्या के 2 मुख्य आरोपियों से 2 हफ्ते से पूछताछ हो रही है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक यही नहीं साफ हो पाया है अगर इन्होंने सोनाली की हत्या की है तो इस कत्ल के पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि सोनाली के परिवार वाले उसकी मौत को साजिश से कम मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि सुधीर के अलावा भी कई लोगों का हाथ है। लगता है तभी सीबीआई जांच मांग रहे हैं और तो
और किस लिए? जो भी सीबीआई जांच होगी तो कोई छोटा चेहरा कोई बड़ा चेहरा जो भी है सारा खुल के सामने आ जाएगा। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, और कुछ वो तो है नहीं इनका। यहाँ आके चले जाएंगे, बस ये पुलिस को दे देंगे। हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। सोनाली की रहस्यमयी मौत को उनके घर वालों ने तुरंत साजिश करार दे दिया। फिर जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ड्रग्स देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी। गोवा पुलिस ने उस समय हत्या के पुख्ता सबूत का दावा भी किया, लेकिन अब तक कत्ल की असली वजह या मोटिव नहीं मिल पाया है। गोवा पुलिस ने गुरुग्राम के फ्लैट से लेकर हिसार के फार्म हाउस तक को नाप लिया। तमाम रिश्तेदारों नातेदारों से भी पूछताछ की। सोनाली फोगाट के मर्डर की कई थ्योरी भी सामने आई, लेकिन हत्या के पीछे का मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या की? आखिर सुधीर ने क्यों की सोनाली की हत्या? गुरुग्राम में पुलिस को इतना जरूर मिला है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को फ्लैट एग्रीमेंट में पत्नी बताया था, लेकिन गोवा पुलिस को अब तक ये नहीं पता चला कि सुधीर को सोनाली की जान लेने की वजह क्या थी। घर वालों ने सुधीर सांगवान की नजर सोनाली के प्रॉपर्टी पर होने की बात कही। यहाँ तक कहा कि सुधीर ने सोनाली पर काला जादू कर रखा था और सोनाली के हर फैसले के लिए सुधीर जिम्मेदार था। लेकिन अगर ये बात सही भी है तो गोवा पुलिस के लिए सोनाली की हत्या को सुधीर के साजिश से जोड़ना टेढ़ी खीर साबित होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोवा पुलिस सोनाली की मौत पर छाई धुंध की परत कब तक पर्दा हटाती है। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी ने पिछले दिनों गणपति भगवान का आशीर्वाद लिया। अंधेरी के राजा का दर्शन करने पहुंचे रोहित शेट्टी को देख वहां मौजूद फैंस सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे। रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस के साथ भी फोटोज क्लिक करवाए। अपनी फिल्मों में अक्सर ही मुंबई पुलिस का जिक्र करने वाले रोहित शेट्टी हमेशा पुलिस वालों का सम्मान करते दिखाई देते हैं। और अब बात क्यूट से बेबी एलिफेंट की, जो फिर गांव पहुंचा। बेबी एलिफेंट को गांव पसंद है। जशपुर के झुंड से बिछड़ा बेबी एलिफेंट पहुंचा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत भवन में इसे बंद किया और वन विभाग ने जूनियर जंबो को वापस जंगल छोड़ दिया। पूरी दुनिया इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ देख रही है, लेकिन पुतिन की आर्मी यूक्रेन से मैदान छोड़कर भाग रही है। सवाल है कि पुतिन क्या सोच रहे हैं। खार्किव में बहुत बड़ी हार के बाद आखिर पुतिन के पास अब क्या विकल्प है? पुतिन कहां हमला करेंगे और आखिर उनका गुस्सा किस पर फूटने वाला है? दुश्मन के टारगेट पर ड्रोन कैसे लॉन्च हो रहे हैं? धुआं धुआं कर रहे हैं। इन अटैक ड्रोन्स की पावर देखिए, इनसे होने वाली तबाही देखिए। इन ड्रोन्स का खतरा कितना बड़ा है, इसकी ताकत सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इनके कयामत वाले धमाकों से जिंदा बच पाते हैं। ये ईरान की वो ड्रोन पावर है जिसके टारगेट पर अब जेलेंस्की के ठिकाने हैं। ये ईरानी ड्रोन की वो फौज है जिससे अब पुतिन की सेना लैस हो चुकी है। ईरान का ड्रोन कैसे यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देखने से पहले ऐसी कयामत से बचने की कोशिश कर रही यूक्रेन की फौज को देखिए। ये यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है जिसकी रूस की फौज से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की फौज ने जंगल के पास से गुजरते रास्ते पर एक रशियन मिलिट्री की गाड़ी को निशाना बनाया और फिर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। Крой! Горить! Отход! Коридор!
हमले में रूस के 2 सैनिकों को मारने का दावा किया गया। बाकी टीम भाग गई। यूक्रेन की फौज ने उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। जेलेंस्की ऐसी मुठभेड़ दिखाकर पूरे यूक्रेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव के आसपास ऐसे कई एनकाउंटर्स के वीडियो वायरल किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जेलेंस्की क्या नहीं बताना चाहते। वो यूक्रेन और बाकी दुनिया से छुपा क्या रहे हैं? तो जवाब है ये तस्वीरें। ये उस ड्रोन के टुकड़े हैं जो रूस ने ईरान से खरीदे हैं। यानी रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। जिस ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे मार गिराया है। यह आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। अब इस ड्रोन की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस ड्रोन को कुपियांस्क के पास मार गिराया जब यह हाइमार्स और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा था। यूक्रेन को पिछले कुछ दिनों में रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर कामयाबी मिली है। जेलेंस्की भी बहुत ज्यादा खुश है और उनका दावा है कि यूक्रेन की फौज ने बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। Перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ. जेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमार्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। जेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहे किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और अब बात लाइफ ऑफ स्पाई की। जी हां, एक शख्स का दावा है कि उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की है। 2 बार बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तीसरी बार पकड़ा गया और 14 साल पाकिस्तान में सजा काटी। भारत लौटा तो उसकी नौकरी चली गई। फिर उसने 30 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट से उसे इंसाफ मिला है। देश के लिए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपना सारा कुछ खो दिया, अच्छी भली नौकरी खो दी। देश के लिए फौज तो हथियार तो लड़ती है, हम बगैर हथियारों के पाकिस्तान में एक दुश्मन मुल्क में जाके काम कर कर गए और हमारे साथ कोई किसी ने भला नहीं किया। ये रील नहीं, रियल कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी पर बनी रहस्य रोमांच से भरपूर किसी बॉलीवुड मूवी के सारे एलिमेंट हैं। एक शख्स का दावा है कि वो पाकिस्तान में भारत का जासूस था और उसने 2 बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन 1976 में तीसरे मिशन के दौरान पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान में 14 साल जेल में बंद रहा, लेकिन सजा पूरी करने के बाद जब वतन लौटा तो सरकार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। कोटा के महमूद अंसारी दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जासूसी करने पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां पर 13.5 साल जेल में रहे, जवानी जेल में बिता दी और परिवार ने मुफलिसी में। अब महमूद अंसारी इस देश की सरकार से, इस देश के लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं।
इसके बाद शुरू हुआ इंसाफ की लड़ाई का सिलसिला। 1-2 साल नहीं, 30 साल लंबी लड़ाई। 75 साल के हो चुके शख्स को अब इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मोहम्मद अंसारी को 3 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का भुगतान करे। राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद अंसारी 1966 में डाक विभाग में काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें 1972 में देश के लिए सेवाएं देने को कहा और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में भेजा गया। अंसारी ने सौंपे गए काम को 2 बार पूरा कर लिया, लेकिन तीसरी बार पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया। 23 दिसंबर 1976 को अंसारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अंसारी का कोर्ट मार्शल किया गया। उन पर पाक में जासूसी का मुकदमा चला और 14 साल की जेल हुई। पाकिस्तान से रिहा होकर 1989 में अंसारी भारत लौटे। मोहम्मद अंसारी ने नौकरी के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाएं 31 जुलाई 1980 को ही समाप्त कर दी गई। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी 2000 में बहाली और बैकवेज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अंसारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं 1966 में नौकरी लग गया था कोटा, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कोटा से जयपुर। हमने कहा भी भाई मेरे को क्यों ट्रांसफ़र किया, ना तो मैंने मांगा है ना मैं जूनियर मोस्ट हूँ। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई आपको केंद्र सरकार ने की वजह से आपको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। फिर वहाँ जयपुर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ काम करता रहा। उसी बीच मुझे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के अफसरों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनको पता लग गया किसी तरह से कि हमारे रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे वहाँ पर एक अपना जासूस बनाकर भेजने का निर्णय लिया और मुझे कुछ ट्रेनिंग दे करके 2 बार भेजा। तीसरी बार में मैं जाके वापसी में आते वक्त वहाँ पकड़ा गया और मुझे वहाँ 14 साल कैद हुई। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मोहम्मद अंसारी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन अभी भी मोहम्मद अंसारी का कहना है कि ये राहत बस फौरी है। भारत सरकार से मेरी तो यही उम्मीद है कि मैं सरकारी नौकर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते करते गया हूँ, नौकरी के काम से ही गया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से ही गया हूँ, भारत सरकार से के काम से ही गया हूँ। तो मेरी नौकरी वो 1976 से लेकर के और 2007 तक जो मेरी सर्विस पूरी मानी जाए और उस बीच में जो कुछ मैं काम करते करते मुझे मिलता, जो भी मेरा ड्यू प्रमोशन वगैरह मिलता, वो सारी सैलरी मुझे दी जाए और पेंशन की डेट से फिर मुझे पेंशन दी जाए। अब मोहम्मद अंसारी के जासूसी वाले दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिले न्याय की चर्चा तो हो ही रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।